नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे ईपीएफओ से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे और आपके एग्ज़ाम में महज ही मान के चले तो यहाँ पे 15-20 दिन के करीब में शेष है। तो इस क्रम में यहाँ पे हम लोग जो ध्येय आईएएस से यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट किए हैं और इसका जो है टेस्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट नंबर 2 देख चुके हैं। आज जो है इसका हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। इसके पूरे जो है टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितना टेस्ट जो है मार्केट में आपका अवेलेबल है। इससे पहले जो है ईपीएफओ से रिलेटेड यहाँ पे आपको मैं कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आपको एमसीक्यू कराया हूँ। वही एक प्रैक्टिस सेट की ही तरह है, तो उसे भी आप जरूर देख लेंगे। यहाँ पे ईपीएफओ 2023 करके आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे सारा सीक्वेंस में आपको वीडियो दिख जाएगा ईपीएफओ से रिलेटेड। उसे भी आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेबर लॉ वगैरह जो है आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे प्रश्न बनाए जाएंगे। जनरली हम लोग उसको जीएस में नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में लेबर लॉ हो गया या सोशल जो है सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, इन सब से रिलेटेड हम लोग प्रश्न जो है नहीं देखते हैं, तो ऐसे में वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी जो है कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है PYQ भी देखे थे ईपीएफओ का, जो अभी लेटेस्ट आपका 2021 में हुआ था, जो 2020 वाला एग्जाम था, तो वो PYQ भी आप जरूर देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आखिर रियल जो है क्वेश्चन आता कैसे है। बाकी ये टेस्ट सीरीज जो है उसी पैटर्न पे बनाया गया है, लेकिन आप एक रियल क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्या वेटेज वगैरह रहता है। बाकी हम जो है टेस्ट नंबर 1 में इसका सिलेबस के बारे में, साथ साथ इसके वेटेज के बारे में और लास्ट 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं बात आपको किया था कि आप यदि जो है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चाहते हैं, वो जो है क्लास जो है लंबा होगा रिवीजन का। बाकी आपको पता ही है कि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है यस लिख सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में, यदि आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चाहते हैं। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि जो मैं इसका रिवीजन आपको करा दूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज तो हम लोग कर ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज करेंगे, तो पैरेलली आप लोग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहेंगे। टेस्ट को जो है बिल्कुल टेस्ट की तरह ही देने का प्रयास करेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा। तो चलिए, इससे पहले जो है टेस्ट हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा और आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, यदि कोई भी अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो एक यहाँ पे एनसीईआरटी बैच चल रहा है, वहाँ पे आप जाके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अभी ओल्ड एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है, लिंक उसका भी डला हुआ है। इसके अलावा आरओ का कोई यदि टेस्ट देना चाहता है, यानी एग्जाम लिखना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे भी टेस्ट चलाया जाता है, आप जाके सारे कुछ देख सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारा टेस्ट चलाया गया था सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी जाके जो भी आपका ईपीएफओ के सिलेबस में मैच कर रहा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, तो इसे जाके आप टेस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। ये तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहा। बाकी आपका जो है कमेंट होगा कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, जो मैं इसका टेस्ट नंबर 1 कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जो है बात किए थे कि कितने मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें जो है थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन जो वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, बताने का तरीका में थोड़ा सा मैं वहाँ पे सही नहीं बता पाया था, तो मैं बता दूँ ईपीएफओ का जो आपका एग्ज़ाम होता है, ऐसे तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था, वो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई मिस्टेक वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे। देखिए, यदि मैं आइडियलिटी की बात करूं, यदि आइडियल होने की बात करूं, तो कोई भी आइडियल नहीं होता है। अब हम सब जो है हमेशा, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या है हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी इस दौरान हो जाता है, तो मिस्टेक तो पार्ट ही है लाइफ का। देखिए, ईपीएफओ जनरली जो है आपका 400 नंबर का टोटल जो है आपका ये टेस्ट जो है आपका मेरिट जो है इस पे बनता है। इसमें हम लोग देखे थे कि आपका 2 सेक्शन बनता है, ठीक है। 2 सेक्शन में ये एक तो आपका सेक्शन हो गया जो आपका ये टेस्ट हो गया, जो आप देंगे टेस्ट एमसीक्यू का, और एक होता है आपका इंटरव्यू। देखिए, टेस्ट में यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 120 जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे आपको 1/3 रहता है, ठीक है। इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कि आपका जो है हम वेटेज रखेंगे आपका 75% जो है टेस्ट नंबर फर्स्ट होगा, जो जीएस का टेस्ट होगा, जीएस मैं उसको बोल रहा हूँ, 75% इसका वेटेज हम रखेंगे, और इंटरव्यू का जो है 25% वेटेज रखा जाएगा। 75% का मीनिंग क्या बनता है आपका 3/4, ठीक है, क्लियर है। आप देखेंगे 3/4 ही बनेगा, यानी 4 हिस्सा में जो है 3 हिस्सा योगदान किसका रहेगा आपका, ये जो आपका अभी हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंटरव्यू का योगदान 1/4 रहेगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग मान ले कि टोटल जो है टेस्ट अगर 400 का इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है, तो 400 में जो है 300 नंबर जो है ये पहले टेस्ट से होगा आपका, और 100 नंबर आपके इंटरव्यू से होगा। अब 300 नंबर में यहाँ पे मान लीजिए ये 100 नंबर का आपका टेस्ट हो रहा है एक्चुअली में,
लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कितना, 300 नंबर, चूंकि हमारा वेटेज जो है 75% है। तो 300 में यहाँ पे 100 क्वेश्चन है आपका, और मान लीजिए 100 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं यानी 50 नंबर आप सही कर रहे हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन नहीं, देखिए क्वेश्चन तो 120 है, नंबर यहाँ पे 100 है। तो यदि आप 50 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है, प्री एग्जाम में 50 नंबर लेके आ रहे हैं, खैर प्री और मेंस इसका यही है, तो 50 क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी मैं 50 क्वेश्चन बार बार यहाँ पे बोल दिया, यदि आप 50 नंबर लेके आ रहे हैं 100 में, ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ और सही तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट हो गया 2, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। टेस्ट 1 जो है इसका इसका 75% वेटेज है और इंटरव्यू का 25% वेटेज है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपसे 100 नंबर का टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और 1/3 जो है निगेटिव होगा। ये जो इंटरव्यू आपका होता है ये 100 मार्क्स का होता है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए 75% का मीनिंग क्या होता है, 3/4 होता है, यानी 4 में 3 हिस्सा इसका योगदान होगा और 1 हिस्सा इसका योगदान होगा, ये तो क्लियर है। आप यहाँ पे ये जो 100 आपको नंबर दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 300, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं बनेगा। 3/4 हम इसको 400 एज्यूम कर लिए तो 300 हो गया, और 1/4 का मतलब हो गया 100। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 नंबर में आपका 50 नंबर आता है, एज्यूम कीजिए, यदि आपका 50 नंबर आ रहा है तो आपका टोटल यहाँ से कितना मार्क्स जो है काउंट होगा, तो ये आपका काउंट हो जाएगा 150, ठीक है, चूंकि 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी जो है यहाँ पे 100 नंबर है आपका, तो यहाँ से जो भी आप लेके आते हैं मार्क्स, जो भी 60 70 80, वो यहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे 50 जो है आपको कितने के बराबर हो गया, आपका 50 नंबर 300 नंबर के बराबर हो गया, ठीक है, 50 300 के नहीं हुए, एक्चुअली में 100 300 के बराबर है, तो आप 50 यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल सा 150 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही होता है, सॉरी 70 नंबर आता है आपका, तो 70 नंबर आता है तो कितना 210 यहाँ से काउंट हो जाएगा, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है। बाकी आप सभी को पता ही होगा, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वैसे जानना तो जरूरी था, टोटल जो है 400 पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। चलिए आज इसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3, ठीक है। तो आप लोग जिनके पास भी OMR सीट है OMR सीट ले लें और एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। पिछले जो है टेस्ट में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अप्रॉक्स 50 रखा हुआ था, तो टेस्ट थोड़ा लंबा हो गया था, बाकी एक्सप्लेनेशन हम कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो काफ़ी डिटेल में जो है हम एक्सप्लेन जो है आगे आने वाले टेस्ट से करेंगे, ऐसे सारा को डिटेल में एक्सप्लेन हम किए हैं। एक आध क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे हम बनाने के लिए बस छोड़े हुए थे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यदि देखें तो 50 में लगभग जो है हम लोग 48 क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे, और 2 क्वेश्चन जो मैं दिया था आपको बनाने के लिए, आई थिंक आप लोग बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दिया था। चलिए तो आज देखेंगे हम लोग उसका टेस्ट नंबर 3। तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। देखिए बात यह है कि हम जो टारगेट बनाए हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तक अपना जो है पहुंच बन सके, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास ये कंटेंट पहुंच जाए। आपको पता है कि क्वालिटी कंटेंट के अभाव में काफ़ी लोग एग्जाम में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब ये सब जो भी आप कहीं भी मार्केट में टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करने जाते हैं, आप सभी को प्राइस वगैरह पता ही है, सारा लोग इतना जो है एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरा टारगेट यही है कि आपको जो है सही कंटेंट जो है प्रोवाइड करा देना, ठीक है, ताकि जो है आप लोग जो है क्वालिटी कंटेंट से वंचित ना रहें, ठीक है। तो देखिए सिंपल कहानी है, 2 घंटा का दिया है, यहाँ पे 300 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सारा इक्वल मार्क का कहानी है यहाँ पे, ठीक है। अटेम्प्ट वगैरह ऑल क्वेश्चन करना है, कुछ छोड़ना वगैरह नहीं है, ऐसा ही कुछ आपका प्रश्न पत्र रहता है, ठीक है। रंग जो है आंसर की पे आपका कैंडिडेट का जो है आपका कुछ पेनाल्टी वगैरह लगता है, तो हम 1/3 पेनाल्टी लगता है, इससे आप लोग परिचित ही होंगे। आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं आज के। आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी आपका वैल्यूबल जो है फीडबैक होगा जरूर करेंगे, ठीक है। और आपको कोई स्टडी मटेरियल यदि चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है, तो आप लोग जो है मैं नंबर दिया था उस पर आप इंडिविजुअली जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला है कि ईच आइटम दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 सेंटेंस, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया गया है, और फ्लोइंग बाय द 4 सीक्वेंस ऑफ फॉर्म द कंप्रिहेंसिबल जो है पैराग्राफ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मोर जो है अप्रोप्रिएट टू द फॉर्म द लॉजिकल पैराग्राफ अकॉर्डिंग जो है यू एंड द मेक योर द रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंग, यानी आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे सेंटेंस दिया है उसको अरेंज करना है,
ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको लगाना है और फिर आपको आंसर करना है, और ऐसे भी इसको हम लोग पैरा जंबल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था। तो पिछला जो हम लोग टेस्ट देखे थे, टेस्ट नंबर 1, वहाँ से आपसे सिनोनिम पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछा गया था। यहाँ पे आपसे पैरा जंबल पूछा जा रहा है। पहला है अरेंज करें, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है। एंड अपहोल्ड्स ए ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट विच इज, यहाँ से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ये तो क्लियर है। इन द लाइन विथ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ, यहाँ से भी जो है शुरू नहीं होगा, क्लियर है। देखिए तो बी वाला ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। जेएनयू जो है प्रोमोट्स ए डाइवर्स यट इंक्लूसिव कैंपस। फिर है फ्री स्पेस इन द प्रोमोटिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो है सेंटेंस जो है अप्रोप्रिएट अगर देखें तो कहाँ से आपका शुरू होगा, ये जेएनयू जो है प्रमोट ए डाइवर्स यट इंक्लूसिव कैंपस, ये पहले आ जाएगा। ठीक है, एंड अपहोल्ड्स ए ट्रेडिशन ए डिसेंट विच इज, ठीक है, फिर ए आ जाएगा, और फिर इन लाइन विद द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ, यानी बी आ जाएगा, और लास्ट हो जाएगा फ्री स्पीचेज एंड प्रोमोटिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। एक सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पे, तो सी ए बी डी ऑप्शन ए में है। अगला देखिए प्रश्न, चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए प्रश्न नंबर 2 में देखिए, फिर वही सेम आपको अरेंज ही करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो इकोनॉमी जो है इंडिकेट रिलेटिंग टू 4 ईयर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दी स्ट्रेस्ड हैज द वर्स्टनेड अंडर द रूरल इकोनॉमी सजेस्ट द रूलर। अब देखिए यहाँ पे जो है सेंटेंस आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो इकोनॉमी इंडिकेटर रिलेटिंग जो है ऑफ टू, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए से देखिए कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये तो सी और डी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ए और डी। तो यहाँ पे बी और सी में कोई होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू, इसके बाद जो है आपका क्या आ जाएगा, तो इसके बाद देखिए रूरल इकोनॉमी सजेस्ट दैट रूलर, यानी ए के बाद जो है आप डी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो आगे ऐसे पूरा आप कंप्लीट सेंटेंस कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलेटिंग टू द रूरल इकोनॉमी सजेस्ट दैट रूलर जो है डिस्ट्रेस्ड हैज द वर्स्टनेट अंडर द 4 ईयर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर सेम वहीं पे कहानी आपको दोहरानी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ जो है सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, ये आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, फिर आप एलिमिनेट करके, और आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन द फ्रेंगिल एंड द अनसर्टेन जो है लाइफ्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी पहले हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इसके बाद इन द फ्रेंगटाइल एंड द अनसर्टेन लाइफ ऑफ ए पुअर पीपुल इन द झारखंड, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड ए, आपको मेडिकम ऑफ ए फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन जो है इस तरह आपका यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस अरेंज करना है। बाकी मैं बताया था कि आप ग्रामर के किताब से रूल वगैरह जो है ग्रामेटिकल जो है पढ़ सकते हैं, जैसे सेंटेंस हीरो वगैरह का आप देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, इन द हैंडलिंग इशू एंड द ग्रेवियंस एंड द अफेक्टेड फार्मर्स, द अदर जो है रिमेंड जो है इन सेंसिटिव फर्टाइल लैंड जो है फोर्सफुली एंड द ऑन द वन हैंड द स्टेट ग्रेब। यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो ऑन द वन हैंड द स्टेट जो है ग्रेब्ड। ठीक है, ऑन द वन हैंड द स्टेट ग्रेब्ड, यानी डी से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे दुख की बात है कि अभी ए बी डी ही बचा हुआ है, यहाँ से तो फिर अभी आपका काम नहीं होगा, आगे भी देखना पड़ेगा। ऑन द जो है, ऑन द वन हैंड द स्टेट ग्रेव्ड फर्टाइल लैंड फोर्सफुली एंड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्टाइल लैंड फोर्सफुली एंड ऑन द अदर हैंड आपका रिमेंड जो है इनसेंसिटिव इन द हैंडलिंग इशू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा आपका, देखें तो ऑप्शन डी बन जाएगा, DCBA। ठीक है, एक प्रश्न और इससे रिलेटेड दिया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, वाइंडिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर, सेंसस जो है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन द पाकिस्तान इन यूज दो, आपका ऑब्सोलेंट डाटा प्रायर टू द लॉन्ग डिलेड 2017। यहाँ पे आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं आप, इन द पाकिस्तान हैड द यूज द, यहाँ से आप सी से स्टार्ट कर सकते हैं। सी से देखिए, सी और डी आपको स्टार्ट हुआ है।
ठीक है, ये जो है डी से स्टार्ट नहीं करके यहाँ पे डी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रायर टू द लॉन्ग डिले 2070, यहाँ से डी से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये जो है सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रायर टू द लॉन्ग डिलेड 2017 सेंसस सोशियो इकोनॉमिक जो है प्लानिंग इन पाकिस्तान हैड यूज्ड ऑब्सोलेंट डाटा वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर, यही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी। चलिए अगला देखें, अभी भी अंग्रेजी का ही कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, स्पेलिंग है। ठीक है, ईच आइटम इन द सेक्शन हैज ए सेंटेंस विथ 4 ऑप्शन, ABCD दिया हुआ है। रीड द इस सेंटेंस एंड फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिगार्डिंग द सेंटेंस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेटर। इसको देखते हुए आपको जो है एप्रोप्रिएट जो है करेक्ट जो है यहाँ पे स्पेलिंग जो है आपको चुनना है। चलिए देखते हैं, पहला देखिए, सम टाइम और समवन दैट द इमेच्योर जो है चाइल्डिश और ट्राइबल, यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द जो है पैथोगोन और एंटीजेन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द सिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाना चाहिए इनो जो है पुलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन ए मास, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इन सब के बदले आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम लोग ढूंढते हैं एप्रोप्रिएट क्या होगा, वैसे ही आपको कुछ कहानी यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसके लिए द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन ए मास, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एग्लो जो है मेरेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एंड जो है एटीट्यूड ऑफ द सुपरियरिटी टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स, इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज यूज टू द डिस्क्राइब समथिंग दैट सजेस्ट और इम्प्लाइज दैट समथिंग बैड और अनप्लीसेंट इज द अबाउट टू हैपन। ठीक है, इसके बदले अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ओमिनियस हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मीनिंग भी आपको ध्यान से देखना है, सबका मीनिंग जो है वैसा ही कुछ जो है लिखा हुआ है, यानी वर्ड पे ध्यान से देखते हुए टिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आइडियम्स और फ्रेजेज की बात है यहाँ पे, यानी सिंपली कहानी देखिए क्या पूछा गया है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज द आइडियम फ्रेजेज विद द 4 ऑप्शन दिया गया है। रीड ईच आइडियम एंड फ्रेजेज एंड फाइंड आउट द राइट मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शन टू इंक्लूड योर रिस्पॉन्स इन आंसर शीट। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा वही आपको बताना है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पिंक द डेविल। ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस यदि आपको याद होगा तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है प्रिप्योर देखें, यहाँ पे टू टॉक अबाउट द समवन हु इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वंस इन ए ब्लू मून समथिंग दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, समथिंग दैट हैपन रेयरली, आपको पता है कि ब्लू मून जो है रेयरली ही आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी ही बनेगा। आगे देखिए, व्हेन पीस फ्लाई, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सम टाइम दैट वेरी इजी टू डू, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। ठीक है, ये आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ए पीस ऑफ केक। ठीक है, समथिंग दैट इज इजली टू डू, डिफिकल्ट टू डू, देखिए पीस ऑफ केक तो इजली टू डू ही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स, टू टेक ए शॉर्टकट और फाइंड एन इजी वे आउट। ठीक है, तो यही आपका मीनिंग हो जाना चाहिए। कॉर्नर्स हम लोग इसी सेंस में यूज करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, ये पैसेज हैज बीन गिवन इन सेक्शन, एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पे आपको ABCD करके दिया गया है। ऑप्शन नीचे देखिए, और ABCD में आपको चुनना है या फिर ब्लैंक नंबर 1 पे क्या होगा, ब्लैंक नंबर
2 पे क्या होगा। चलिए तो पहले पैसेज यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, इफ़ यू डोंट हैव लंप सम ऑफ इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट यू कैन, फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना है ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म रिक्यूरिंग जो है डिपॉजिट, फिर ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे द मिनिमम अमाउंट द मंथली इन्वेस्टमेंट इज लो एज ₹100 एट द एंड ऑफ, यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, यू गेट द बैक ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट डैश विद द इंटरेस्ट अर्न ऑन इट, इट इज द गुड वे टू सेविंग मनी रेगुलरली, ठीक है। यहाँ से आपको बताना है। देखिए, तो पहला है, आपको बताइए कि मस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है ब्लैंक नंबर 1 पे जो है क्या हो सकता है। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो देखिए, इफ़ यू डोंट हैव ए लॉम्प सम ऑफ इन्वेस्ट इन ए फिक्स डिपॉजिट यू कैन श्योर, ठीक है, या आपको ये श्योर है श्योरली, यहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएट अगर देखें श्योरली यहाँ पे हम लोग फिट कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। 2 में देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 में ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट टू, यहाँ पे वेयर द मिनिमम अमाउंट, हाँ यहाँ पे वेयर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 18 में देखिए, इसके बाद है द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पे जो है 18 में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एज सो टू जस्ट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो होगा इन्वेस्टमेंट इन एज लो एज, हाँ यहाँ पे एज आपका हो जाएगा अप्रोप्रिएट, यहाँ पे एज हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं 19 वाला, तो एट द एंड ऑफ डैश यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑफ द, यहाँ पे देखिए क्या अप्रोप्रिएट हो जाएगा, द एंड ऑफ द जो है टाइमिंग है, टाइम है, टेन्यूर है, तो यहाँ पे टेन्यूर हो जाएगा, ठीक है, उतने अवधि के लिए, तो यहाँ पे टेन्यूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए टिक कर देते हैं, टेन्यूर दिख रहा है ऑप्शन सी में। बाकी 20 देखते हैं, तो इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंटरेस्ट अर्न ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एलोंग, एमोंग, एज वेल एज बिसाइड, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा एलोंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से ये 20 प्रश्न आपको अंग्रेजी के थे, और आपके जो है एग्जाम में यदि मैं बताऊं तो अनुमान रखिए कि 20 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो कौन से 20 प्रश्न होंगे अपने को पता नहीं, हो सकता है अपोजिट वर्ड पूछ दिया जाए, एंटोनिम पूछ दिया जाए, सिनोनिम पूछ दिया जाए, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि आज आप लोग देखें, फिर ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, और एक आपको अरेंज करने का भी पूछा जा सकता है, कोई भी इसमें पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज़्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग होता है, स्वचालित संचालन के लिए, ठीक है। स्वचालित के लिए देखेंगे तो अनुरूप है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है मस्टली यूज होता है किसमें, ऑटोमेटेड ऑपरेशन में, जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है वही हम लोग इसको यूज करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पे कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो एक कोई उपयोगकर्ता है, मान लीजिए आप ही हैं उपयोगकर्ता, तो इंटरनेट पे कहीं अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए कौन अनुमति देता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन देखें, ईमेल, यूजनेट हो गया, टेलनेट या एफटीटीपी। तो टेलनेट क्या है, एक आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, आपको उपयोगकर्ता को इंटरनेट पे या अस्थायी नेटवर्क पे एक दूरस्थ कहीं भी कंप्यूटर पे आपको लॉगिन करने का मौका देता है, ठीक है। तो आप टेलनेट का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक है, सी मशीन, मशीन लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। मशीन भाषा जो है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे बाइनरी कोडेड का जो है हम लोग यूज करते हैं, यानी 0101 के फॉर्मेट में जो है आपको डाटा वगैरह यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बाइनरी संख्या इतना के समतुल्य जो है दशमलव बताना है, ये मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, 10101 है, मैं बताया था आपको करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 का पावर जो है पहले आप क्या रखें, ये यहाँ पे पहले आप नंबरिंग कर लेंगे, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 का पावर ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है।
2 का पावर 0 पहला आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इंटू 1, 1 है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे 0 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए 2 का पावर 1 इंटू 0, ठीक है। ऐसे तो ये 0 ही आएगा ओवरऑल। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, 1 है, 2 का पावर 2 इंटू 1, और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 0, और नेक्स्ट हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 1। बस इसको आप कैलकुलेट करके ऐड कर लें। 2 का पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 0 बन गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। सारा को ऐड कर दे, 16 4 20, 20 1 21। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपको जब भी बाइनरी टू डेसिमल पूछा जाए, यही फॉर्मेट आप जो है लिख के इसको कर सकते हैं इजीली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होता है, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इसका जो है हम लोग यूज क्यों करते हैं, गहन गणितीय वैज्ञानिक और अनुप्रयोग के लिए, डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए, इनपुट आउटपुट गहन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। सुपर कंप्यूटर तो जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आपको कहाँ देखने को मिलता है, गहन जहाँ गणितीय वैज्ञानिक जो है अनुप्रयोग हो, वहीं पे यूज करते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर जो है जनरली डिजाइन भी इसी के लिए किया जाता है कि जहाँ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा हो, परफॉर्मेंस करना हो उसका, और कहीं भी जो है कम्प्लेक्स अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो, और बहुत ही हाई स्पीड में अगर करना है आपको, या मान लीजिए कोई आपको साइंटिफिक जो है डाटा हम लोग को यूज करना है, जैसे मान लीजिए फॉरकास्ट के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे एजम्पशन में जहां आपको बिल्कुल हाई स्पीड की जरूरत होती है, वैसे में आपको सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 26। अंकों या अक्षरों में किसी भी सेट को आमतौर पर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। देखिए वर्ण हो, अक्षर हो, संख्या हो, ये सब प्रतीकों का एक क्या है, समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था अंक और किसी भी अंक और अक्षर के सेट को कैरेक्टर ही बोलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन जो है कंप्यूटर में सभी सर्किट बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर दिया है, लॉजिक गेट दिया है, माइक्रो प्रोसेसर, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जो लॉजिक गेट होते हैं ये बेसिक जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डिजिटल सर्किट के। कोई भी डिजिटल सर्किट के आप देखेंगे तो जो लॉजिक आपको गेट्स होते हैं, ठीक है, एंड और नॉन और के नाम आप ये सब नाम सुने होंगे, और गेट, नॉर गेट, ठीक है। तो ये लॉजिक जो गेट होते हैं इन्हीं को हम क्या करते हैं, जैसा हमारा आउटपुट होता है उसके आधार पे इनको हम प्रोग्रामिंग करके ऐड करते हैं, यहाँ पे लॉजिक गेट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 28। ग्राहकों को ऑन डिमांड यूटिलिटी आधारित कंप्यूटिंग जो है सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वितरित कंप्यूटर का प्रतिमान है। तो यहाँ पे ग्राहकों के ऑन डिमांड की बात हो रही है, यूटिलिटी की बात हो रही है। इसके लिए हम लोग क्लाउडिंग जो है कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ता को फाइल स्थानांतरित करने का अनुमति देता है। फाइल को क्या करना है, आपको हस्तांतरित करना है। इसका अनुमति कौन देगा, एफटीपी, टेलनेट, यूजनेट या कॉल सहभाजन। देखिए एफटीपी ऐसा एक सेवा है जहाँ पे कोई भी उपयोग करता है, मान लीजिए एक नेटवर्क पे कंप्यूटर के बीच फाइलों को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एफटीपी, ठीक है। एफटीपी एक इंटरनेट सर्विस होता है जो आपको अलाउ करता है यूजर को ट्रांसफर फाइल करने का बिटवीन कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता में पसंदीदा यूआरएल पतों की व्यक्तिगत सूची बनाने और बनाए रखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, डब्ल्यू। आपको पता है कि वेब ब्राउजर जो है आपको पसंदीदा यूआरएल पतों का व्यक्तिगत सूची बनाने की अनुमति देता है, वेब ब्राउजर ही हो जाएगा। वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये क्या करता है, अलाउ करता है आपको, कोई भी यूजर है उनको एक्सेस करता है व्यू पेज द इंटरनेट के लिए, ठीक है। आप जब भी कुछ देखते होंगे तो आपको जो है ये दिखता ही होगा, ठीक है, ऊपर जो है देखेंगे टॉप में। अगला देखिए, एक शब्द जो उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें एक नेटवर्क को नोड एक साथ जुड़े होते हैं। एक नेटवर्क के जो है नोड एक साथ जुड़े होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा ये क्या है, टोपोलॉजी है। नोड्स को जोड़ने का तरीका है ये, और चार प्रकार का जनरली जो है टोपोलॉजी अपने को देखने को मिलता है। एक आपका बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है, एक आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, और रिंग टोपोलॉजी होता है। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से, चूंकि आपके जो है सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड देखेंगे। अब ऐसा यहाँ पे प्रश्न जो है बनने का चांस कम है कि बताइए जो डाटा का स्टोर कहाँ पे होता है, इस तरह का प्रश्न जो है कम बनेगा। हार्डवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर कौन है, एक बेसिक जो कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन से रिलेटेड निम्नलिखित में से किस में सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, सूचना को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करता है? रैम हो गया, रोम हो गया, भंडारण कोशिकाएं, रैम या रोम दोनों। देखिए, सूचना को स्टोर करने के लिए जो है आपका कौन होता है? रोम होता है, रोम। आप अपने मोबाइल खरीदते होंगे, वहाँ पे आपको रैम रोम वगैरह सब आप सुनते होंगे, इतना रैम है, रोम है। ठीक है, ये रोम जो होता है यही आपके सूचना को क्या करता है? अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ठीक है, यानी रीड ओनली मेमोरी हम लोग इसको बोलते हैं। आगे देखिए, अगला है रोम। अब रोम से आ गया, वो गैर परिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहा जाता है? रोम को जो है हम लोग गैर परिवर्तनशील मेमोरी क्यों बोलते हैं? तो जब बिजली हटा दी जाए तो स्मृति खो देगा, जब बिजली हटा दी जाए तो स्मृति नहीं खोता है। बिल्कुल सही बात है। ये गैर परिवर्तनशील मेमोरी इसीलिए कहा जाता है, बिजली अगर हटा दी जाए तो एट ए टाइम यहाँ पे रोम में आपका स्टोरेज बनता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रोम जो है हमेशा इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, इसको रोम को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, अस्थाई, और ये क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। बिजली अगर रहे या चला जाए तभी भी, बिजली हटा देने पे भी ये इस कंडीशन में दिखता है। आगे देखिए, इनमें से किसे प्राथमिक मेमोरी माना जाता है? ये आपके लिए एक आसान क्वेश्चन पूछा गया है। रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी में देखेंगे तो रैम रोम दोनों को हम लोग प्राथमिक मेमोरी में ही रखते हैं। ऑप्शन डी बनेगा। कौन सी एक महंगी मेमोरी है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है, बताइए कौन सी एक महंगी मेमोरी है। रैम हो गया, सीडी, कैश मेमोरी, रोम। कैश मेमोरी जो है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। ठीक है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक बफर का काम करता है, और ये सबसे तेज मेमोरी होने के कारण ये क्या होता है? आपका महंगा होता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी जो है इनमें सबसे महंगा होता है। वजह इसका क्या है? इसका वर्किंग जो है काफ़ी जो है फास्ट होता है, सबसे तेज होता है ये। और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच क्या होता है? एक बफर की तरह ये काम करता है, और वहाँ पे इसको फास्ट रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोसेसर जो है स्लो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है आपको, मार्जिन इन पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थानों को कहा जाता है। यहाँ पे रिक्ति हो गया, गट्टर हो गया, मार्जिन और पैराग्राफ के जो बीच का जगह होता है इसे हम इंडिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन इधर होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, इंडिटेशन। आगे देखिए, अक्षरों की समूह जो सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। अक्षरों के समूह जो सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, सामान्य जो टेक्स्ट होता है उससे थोड़ा ऊपर जो दिखने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका, सॉरी, सब स्क्रिप्ट नहीं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखने और छपाई के लिए एक आयताकार पृष्ठ की दिशा कहलाती है। जो देखने और छपाई में एक आयताकार पृष्ठ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अविन्यास। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर पेज होता है आपको व्यू करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, अविन्यास कहते हैं। अब कुछ कुछ यहाँ पे मीनिंग आपको अजीब गजीब लगेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप एक काम कर सकते हैं, आप अंग्रेजी वाला वर्ड देख सकते हैं। आप ओरिएंटेशन तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए, समय के साथ रुझान या बदलाव जो है दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी होता है? यहाँ पे जो हम लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। लाइन चार्ट यूजफुल होता है कहाँ पे? टाइप्स ऑफ चार्ट होता है ये, जहाँ हमको सोच करना है ट्रेंड और आपको चेंजेस दिखाना है, तो वहाँ पे लाइन चार्ट का हम लोग यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आखिर? आप सभी को पता है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके दस्तावेजों को संपादित करने का अनुमति देता है। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर संस्थानों का प्रबंधन करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए समान सेवा देता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 हो गया, 20 अंग्रेजी का। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब आपसे साइंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे साइंस के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? आपको पता है ये कौन सा हिस्सा होता है? सेरिब्रम।
सेरिब्रम जो बुद्धि हो गया, स्मृति हो गया, ये भावना होता है, सारा का एक केंद्र स्थान यही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में जो है बदल जाती है? तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, आप सभी को पता ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपको पता है, काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, ये है आपका संयोजी ऊतक है। आगे देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। मानव शरीर में आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाने के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? ठीक है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन पूछा गया। कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया तो आपको पथरी बन जाता है, आप सुने होंगे। ठीक है, स्टोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट अगर आप सभी को पता ही होगा, विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट आपको पाया जाता है। इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है आपका साइनोकोबालामिन। अच्छा, विटामिन B12 का अगर कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा आपको? एनीमिया या पांडु रोग जो है हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। अगला है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का यहाँ पे बतिक्राग। ठीक है, यानी हम लोग जो है सेफ्रन स्पाइसेस के लिए इस्टी गामा यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? यानी प्राकृतिक रूप से ही फल पक जाता है, ये पूछा गया है। वैसे हम लोग फल को तो ऐसे ही पका सकते हैं, तो प्रकृति के लिए कौन सा है? इसमें एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन या एथीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? ये भी सब आपको पता होगा, पुराना क्वेश्चन है ये। आपको कैरोलस जो है लिनियस, पुराना क्वेश्चन मैं जब भी बोलता हूँ यानी ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैरोलस जो लिनियस को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जो है टेक्सोनॉमी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खोज लुई पास्चर ने की थी? लुई पास्चर की बात करें तो आपको पता ही है कि रेबीज का टीका खोज इन्हीं के द्वारा हुआ था। ठीक है, और साथ साथ दूध का जो पास्चुराइजेशन का, इसका भी खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ पे पोलियो का टीका है, पोलियो का टीका खोज किसके द्वारा किया गया था? साल के द्वारा, जोनास साल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे रक्त समूह भी है, तो रक्त समूह का जो है ब्लड ग्रुप का खोज जो है कार्ल जो है लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ठीक है, आप सभी को पता है कि 4 विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे कौन होता है ये ग्रुप? आप सभी को याद ही होगा, वो होता है केडा। ठीक है, केडा करके याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, यानी ADEK। ठीक है, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? उसका रासायनिक नाम क्या है आपको? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी का नाम आप सभी को पता ही है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का जो है आपको टोकोफेरॉल होता है, और ई का होता है आपको किलोक्विनोन, सॉरी के का। तो ये क्या होता है? वसा में घुलनशील। बाकी इसको छोड़ के जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी इसको छोड़ के हो ही क्या गया? बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? किलोक्विनिन, ठीक है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पूछा है, अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये बिना जो है पके फल के लैक्टस से, हम लोग लैक्टेस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 51 52। ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर से संबंधित है, आपका कैंसर के उपचार से। घेगा नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण से होता है? घेगा, आप सभी को भी पता है, घेगा जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगला देखिए, शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? यानी आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा, यानी आपको बोन मैरो में। ठीक है, लाइफ इसका कितने दिन का होता है? 120 दिनों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गोल्ड चावल यानी गोल्डन राइस का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, रेटिनॉल। गोल्डन चावल में देखेंगे तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 56।
मानव शरीर में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में मदद करता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में लाइपेज तो नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा आपका? एमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे बात किया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सही होगा आप सभी को, लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, कॉकरोच के शरीर में वायु जो है किसके द्वारा प्रवेश करता है? ठीक है, फेफड़ा के द्वारा प्रवेश करता है क्या? बिल्कुल नहीं, फेफड़ा होता नहीं, स्वास्थ्य रंध्रों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा। किस पोषक तत्व को अनिवार्यता पौधे में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया अनिवार्यता, तो ये नाइट्रोजन। ठीक है, पौधों में ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस जगत का सदस्य है? ठीक है, तो ये बैक्टीरिया मोनेरा प्रजाति कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होता है? तो गोलाकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तो ऑप्शन देख ले, ऑप्शन सी। उष्मा का सर्वोत्तम और जो है निष्कृष्टतम चालक कौन सा होता है? उष्मा का सबसे ज्यादा जो है बताइए कि सबसे सर्वोत्तम चालक इसमें कौन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे जो है अच्छा इसमें हो जाएगा चांदी सोना है। और यहाँ पे देखिए, एक तो सर्वोत्तम भी पूछा जा रहा है और एक सबसे बेकार। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा, तांबा चांदी। ठीक है, चांदी सबसे अच्छा हो जाएगा, और सबसे बेकार शीशा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल आपको बताना है सबसे अधिक। तो यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम है, कांच है, लोहा है, वायु है। इनमें आप सभी को पता है कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इससे कम किसमें होती है? द्रव में। फिर इससे कम गैस में। तो यहाँ पे तो वायु तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी तीनों ये क्या है? ठोस ही हैं। अब इनमें आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल जो है किसमें सबसे ज़्यादा? एल्युमिनियम में होती है। ठीक है, 64 से 20 जो है मीटर प्रति सेकंड होता है इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में हम लोग करते हैं? चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम जो है 235 का उपयोग करते हैं। अच्छा, सोडियम यहाँ पे 24 है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? रक्त के थक्के का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है कौन सा होता है आपका? सिलिका। ठीक है, मैक्सिमम इसमें आपको सिलिका देखने को मिलेगा कांच में। ज्योति तीव्रता का मात्रक आसान सा क्वेश्चन है, ये इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता आप सभी को पता ही है, यानी पूछा जा रहा है आपसे लाइट इंटेंसिटी के बारे में, तो इसका जो हो जाएगा कैंडेला। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। अच्छा, यहाँ पे केल्विन किसका मात्रक होता है? आप सभी को पता है, ये ताप का मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर पता ही होगा आप सभी को, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक। और बाकी मोल बचा। मोल क्या होता है? पदार्थ का जो है परिमाण, पदार्थ का परिमाण किस में मापा जाता है? मोल में। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ठीक है, तो ये देखिए मीटर में आपको दिया है, ऐसे आप देखेंगे तो एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ये दूरी मापने का इकाई है, सबको पता ही होगा। दूरी हम लोग मापते हैं, प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? लाइट द्वारा जो है पूरे साल में तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी का मात्रक है। अच्छा, और एक आध बात याद रखेंगे आप, एक जो है पारसेक, पारसेक भी ये दूरी मापने का ही आपको क्या है? यूनिट है। एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश लाइट ईयर होता है, 3.26, यानी पार्केस पारसेक जो है सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, याद रखेंगे। अपेक्षिक घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, आपको किस उपकरण से मापा जाता है? रिलेटिव डेंसिटी देखिए, तो हाइग्रो है, हाइड्रो। आपको घनत्व मापना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे, अपेक्षिक घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे ड्रो है, यहाँ पे ग्रो है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए, जहाँ पे आर्द्रता की बात आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। बाकी आप सभी को पता ही होगा, लैक्टोमीटर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दूध की शुद्धता मापने के लिए। बैरोमीटर आप सभी को पता ही होगा, वायुमंडल का
दाब मापने के लिए। अगला देखिए, संचार में प्रयुक्त होने वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्रकाश के पूर्ण जो है आंतरिक परिवर्तन पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। टोटल जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। हम बताए थे ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल आप सभी को, ठीक है। इस एंगल पे हम लोग क्रांतिक एंगल पे, इस एंगल पे छोड़ते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे करके निकल जाता है। देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि जो है तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य पूछा जा रहा है, यानी ऑडिबल जो है आपसे, ऑडियो रेंज जो है क्या होता है? आप सभी को पता ही होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इसके बीच हम लोग सुन सकते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी लिखा जा सकता है कि 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 किलो हर्ट्ज में जो है 1000 हर्ट्ज होता है, ये जो है श्रव्य है। बाकी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तब भी नहीं सुन पाएंगे, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो आप श्रव्य कहलाएगा, और 20,000 से ऊपर हो जाएगा तो उसको हम पारा श्रव्य बोलेंगे, पारा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। वर्षा की बूंद किस कारण गोलाकार होती है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया क्या? ठीक है, शायद रिपीट कर गया। हाँ ठीक है, ये हम लोग पेज देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 71 देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी को पता है, सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिट्रिक अम्ल है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये संतरा नींबू वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। संतरा में, जो भी खट्टे फल वगैरह होते हैं, नींबू में, ठीक है। ये टाटारिक अम्ल आपको पता ही है, ये अम्ल जो है चिट्टी के डंक में, ठीक है, फार्मिक अम्ल, और ये जब भी चिट्टी काटती होगी तो आपको थोड़ी देर तो अनुभव होता ही होगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे फार्मिक अम्ल है ना, तो फार्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। ये टाटारिक अम्ल जो है ये आपको इमली में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बक्साइड जो है किस धातु का अयस्क होता है? आसान सा क्वेश्चन है, ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है बक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा कहा जाता है? नीला थोथा के नाम से आपका कॉपर सल्फेट जो है, इसी को हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश पूछा गया आपसे, ठीक है। तो विद्युत आवेश हम लोग किस में मापते हैं? कूलम में मापते हैं। देखिए, विद्युत आवेश मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात पूछी जा रही है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसका इकाई है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम ही इकाई होता है, ध्यान रखेंगे। जबकि एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का होता है, सबको पता ही है। वोल्ट पता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है कूलम, तो कूलम तो इसी का हो जाएगा, ठीक है। कूलम किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर जो है ब्रोमाइड का यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76, यहाँ पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में लोहा हो गया, सीसा, एल्युमिनियम और सोना, ठीक है। सोना ही प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में आपको पाया जाता है, बाकी तो आपको डायरेक्टली ये सब कहीं नहीं पाया जाता है। इसका अयस्क ही होता है। रॉकेट किस धातु पे कार्य करता है? आसान सा क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम पे तो काम नहीं करता है। यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण है, दरमान है, संवेग संरक्षण, ठीक है। संवेग संरक्षण पे ही ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है किस धातु का होता है? हीटर का एलिमेंट आपको पता है, नाइक्रोम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं? आप सभी को पता ही होगा, फिलामेंट में जो हम लोग यूज करते हैं। खैर आजकल तो ये हम लोग बल्ब यूज नहीं करते हैं। दूध से मक्खन निकालने का मशीन का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे है? दूध से जो मक्खन निकालता है आपको पता है, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। देखेंगे आप, तो दूध से मक्खन निकालना हो या वॉशिंग मशीन जो है, ये आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, किस ताप पे जल का घनत्व ज़्यादा होता है सबसे? देखेंगे तो 4 डिग्री C पे जो है जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और आयतन इस समय सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ पे आपको केल्विन, ठीक है। केल्विन आपको पता है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। 1 सेल्सियस में 273 हो जाएगा, तो 4 में 273 और 477, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी केल्विन, सेल्सियस, फॉरेनहाइट सब आपको चेंज करने आता होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा।
अब यहाँ से आपको जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य केवल छोटे बच्चे में आपको स्टंटिंग, अल्पोषण, एनीमिया को कम करना है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन आपको सही होगा ये बताना है। देखिए, पोषण अभियान के बारे में आपको पता है कि महिला और बाल विकास द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। ये तो पहला ही गलत हो गया, बाकी ये तो सही है। ठीक है, दूसरा है इसका लक्ष्य केवल छोटे बच्चों के स्टंटिंग, अल्पोषण और एनीमिया को कम करना है। तो स्टंटिंग, अल्पोषण, एनीमिया, ठीक है, छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरी, इस सब के लिए कहा गया था, तो केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं था। यहाँ पर केवल वर्ड यूज नहीं करता तो हम लोग सही मान भी सकते थे। ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, देखिए 82, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? दुर्गावती आप सभी को पता है, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए, पीएम ई विद्या के संदर्भ में बताना है कौन सा आपको सही है। ठीक है, सही यहाँ पे ढूंढना है। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जो है सीखने को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पीएम ई विद्या कार्यक्रम जो है शुरू किया था। पहला तो आपको यह स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ये 2021 में शुरू नहीं किया गया था। पीएम ई विद्या कार्यक्रम जो है आपका ऑनलाइन सीखने के लिए 2020 में किया गया था। कब? 2020 में। ये तो गलत हो गया। यह सीखने के नुकसान को कम करने के लिए जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा संबंधित सभी प्रयासों को एकत्रित करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऐसे में यहाँ पे केवल दो होगा, केवल दो, ऑप्शन बी में है। 84 देखिए, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जो है यूएस जो है 76 बी एंड द वेस्ट आपका 121 बी संदर्भित है, किससे जो है रिलेटेड है? एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 84, 85 देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है? आपसे ओएनओएफ के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, ओएनओएफ के तहत जो है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल एक तिहाई स्थान पे अपना नाम, ब्रांड और लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी संशोधित करने का अनुमति है। एक तिहाई स्थान पे, एक तिहाई स्थान मतलब समझ ही सकते हैं, 1/3, यानी लगभग 33% में ही क्या करना है, उनको सारा काम कर देना है। 33% लगभग जो है इसका, ये अगर ये चार हिस्सा हो गया आपका, ठीक है, तो चार हिस्सा नहीं, तीन हिस्सा करना होगा ना। ठीक है, इसमें आप तीन हिस्सा कर लें तो मान के चले कि एक हिस्सा पे इनको सारा कुछ कर देना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। यह योजना केवल सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों कंपनियों पे लागू होता है। देश भर में जो भी उर्वरक ब्रांड होंगे उनमें एकरूपता लाने के लिए किया गया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल सार्वजनिक पे लागू होगा? एक राष्ट्र एक उर्वरक जो है योजना को ही ये सही फुलफिल नहीं करेगा, नाम को ही। ऑप्शन ए सही हो गया, लेकिन बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। आगे देखिए 86, एक स्वास्थ्य अवधारणा जिसे कभी समाचारों में देखा जाता है, आखिर वो है क्या? देखिए, सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच अंतर संपर्क। ठीक है, तो एक स्वास्थ्य अवधारणा जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बी ही बन जाएगा। ई अपशिष्ट के संदर्भ में बताना है। ठीक है, देखिए 2022 में 22 के लिए थीम इसका था सभी को रिसाइकिल करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों में कचरे को अलग करने और प्रसंस्करण निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपको क्या है, सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है कि इसका 2022 का थीम क्या था, सभी को रिसाइकिल करो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, दूसरा जो है बोल रहा है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, ये स्टेटमेंट क्या है आपको गलत है। भारत का पहला जो है ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक हो जाएगा। 87 हो गया, 88 देखते हैं। देखिए, वैश्विक जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है।
वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए। अच्छा, ये जो सूचकांक जारी किया है इसमें आपको बताया गया है कि जो सहारा अफ्रीका है वहाँ पे सबसे अधिक गरीब लोग हैं, ठीक है। माचू नदी पे मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है आपको? गुजरात में। आगे देखिए। सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुगम्य भारत आपको बताना है। तो विकलांग व्यक्तियों से है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सुगम्य भारत अभियान जो है दिसंबर 2022 में, इसका 7 साल अभी पूरा हो रहा है। एक्चुअली 7 साल पूरा हो गया, 8वां साल में एंट्री कर लिया है सुगम्य भारत। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि देश में जितने भी विकलांग हैं उनके लिए जो बाधा बना हुआ है वो बाधा को जो है दूर किया जाए, वातावरण के उनको अनुकूल जो है बनाया जाए, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोसर महोत्सव जो हाल ही में समाचारों में रहा है, किस धर्म से संबंधित है लोसर? देखिए, लोसर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तिब्बती जो है बौद्ध धर्म का पारंपरिक एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्राम जो है स्वराज अभियान निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित किया जाता है? आप लोग आंसर भी पैरेलली करते रहेंगे। ये जो किसके तहत स्थापित किया जाता है? पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम जो है स्वराज अभियान। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। इथालीन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इटालीन जो है एचपी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। और यहाँ पे जो है 3097 जो है एमबी जो है बिजली उत्पादन करने की आपको उम्मीद है। ऑपरेशन विजय जिसकी वर्षगांठ जो है हाल ही में की गई, किससे संबंधित है ऑपरेशन विजय? तो ऑपरेशन विजय जो है भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों के मुक्ति से है, ठीक है। चलिए अगला है मून लाइटिंग शब्द हाल ही में समाचारों में देखा गया था। कौन सा कथन स्पष्ट रूप से शब्द को परिभाषित करता है मून लाइट को? दूसरी नौकरी करने का कार्य है आय में द्वितीय स्रोत, ठीक है। तो मून लाइट जो है इसका जो है अर्थ यही हो जाएगा। 20 सेकेंड रुकेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे था मून लाइटिंग शब्द जो है किसे संबंधित जो है करता था। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरी नौकरी करने का कार्य है आय के द्वितीय स्रोत के रूप में आंतरिक परियोजना के लिए काम करना। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए 96 ऊपर ही है। चलिए अगला है प्रश्न। बेटा कुर्बा समुदाय जो हाल ही में समाचारों में रहा वो निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया? अच्छा, मैं बताना भूल गया, जिनको भी लेक्चर अगर स्लो लग रहा होगा, टेस्ट अगर कम टाइम में आप सुनना देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप 1.25 1.5 या जहाँ भी आप कंफर्ट जो है जोन में अपने आप को पाते हैं वहाँ करके आप इसको देख सकते हैं। बेटा कुर्बा समुदाय जो हाल ही में समाचारों में रहा 21 राज्य के अनुसूचित जनजाति में आपको शामिल है। ये कहाँ का है? आपको कर्नाटक का। बेटा कुर्बा समुदाय जो है आदिवासी दर्जा जो है दर्जा देने के लिए लोकसभा में भी एक विधेयक भी पारित किया गया है और ये कर्नाटक में जो है आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 97। अभी हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में बताइए कौन सा आपको सही है। पहला, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 जीता था। ये तो सही है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। नाउ इज ऑल नारा है और लाइवा फीफा 2022 का शुभंकर है। ये दोनों सही है। नाउ इज ऑल इसका नारा भी था, इसका शुभंकर जो है आपको क्या था? लाइव था। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? सी। आगे देखिए। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्लास जो है रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक है, क्लास रिपोर्ट देखिए। तो क्लास रिपोर्ट देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही जारी किया गया। क्लास रिपोर्ट 2022 डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगला देखिए, अर्नाला जो हाल ही में समाचारों में रहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
एक जो है भारतीय नौसेना का एक जहाज से संबंधित है ये। अगला है मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा आपको, चलिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए, सॉल्व करें क्वेश्चन को। पहला देखिए, मिशन अमृत सरोवर को 2020 में भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संचय और संरक्षण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। मिशन के तहत देश का हर एक जिला कम से कम 10 अमृत सरोवर का निर्माण और कायाकल्प जो है करेगा। तो पहला तो मिशन अमृत सरोवर 2020 का है नहीं, ये कब का है, ये तो बिल्कुल न्यू है, 2022 का है। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा जो है ये बता रहा है कि जिला में कम से कम 10 अमृत सरोवर, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है हर एक जिला में कम से कम जो है आपको 75 अमृत सरोवर का निर्माण करने का बात कहा गया है। ये भी गलत हो गया, 75 का बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो गया, ऑप्शन क्या बनेगा, डी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन के संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपको सही है। पहला है, यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के वित्तीय सहायता और रोजगार का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, पहला ही कथन गलत हो गया। जो आईएलओ है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ये तो एक संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है। ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का स्थापित करके और सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसा नहीं है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता वगैरह से संबंधित इसका नहीं है। ठीक है, आईएलओ द्वारा निर्धारित मानक प्रकृति में गैर बाध्यकारी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। भारत आईएलओ का संस्थापक और अस्थायी सदस्य भी है, दोनों सही है। 2-3 सही है, 2-3 सही है, तो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता, अभी थोड़ी देर पहले ही दिया था क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को पता है अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था फीफा विश्व कप 2022। ठीक है, फ्रांस को हरा के 36 साल बाद जो है यहाँ पे फिर से अर्जेंटीना जो है ये जीता था तीसरा विश्व कप। और आप सभी को पता ही होगा कि जो ये मैच ड्रॉ हो गया था, पेनाल्टी जो है पेनाल्टी शूट से इसका फैसला किया गया था। अगला है मिसेज जो है वर्ल्ड 2022, तो ये जो है सरगम कौशल। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड जो है देखेंगे तो भारत की सरगम कौशल को जो है चुना गया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु जलवायु क्लब, ये G7 के द्वारा। आगे देखिए, भारत में किस राज्य के शासित प्रदेश में पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई। ये डार्क स्काई ग्रुप लद्दाख। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 105 हो गया, 106, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने मित्रों का समूह लॉन्च किया है। ठीक है, मित्रों का समूह जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको, ये भारत के द्वारा। आगे देखिए, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है ये किस शहर में स्थापित किया गया है। ये आप सभी को पता है, हैदराबाद में। नई जो है चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, नई चेतना अभियान, ये आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान जो है शुरू किया गया। ये जो है सभी राज्य में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया क्या है, एक लिंक अभियान है। एक लिंग अभियान है। इसका उद्देश्य आखिर क्या है, महिलाओं को हिंसा को पहचानना और रोकना और उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना, नई चेतना अभियान का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है। ये जो है आप सभी को है दीपा मलिक को जो है यहाँ पे बनाया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया, शांति पुरस्कार से, ये जो है आपको दलाई लामा को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111। देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। वय वंदन योजना ये आपका वित्त मंत्रालय का था। ठीक है, विशेष रूप से जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं के लिए क्या है, एक पेंशन योजना है, याद रखेंगे। देखिए कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको जो है अलग फॉर्मेट में पूछेगा, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा जरूरी है। एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो 60 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है, एक पेंशन योजना है। इस योजना में देखेंगे तो अधिकतम निवेश सीमा क्या है, प्रति वरिष्ठ जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है उनके लिए 15 लाख रुपए रखा गया है अधिकतम। ठीक है, और ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित काफी पुराना योजना है, इससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है।
कि कौन सा आपको सही है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है वो अभी खाता खोल सकता है यदि उसके पास सिर्फ पैन कार्ड है। ये पहला स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। प्रति परिवार एक खाते के लिए 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो गलत है, 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है प्रति परिवार, ठीक है, केवल एक खाते के लिए। पहले 5,000 रुपये पे था ये, लेकिन 10,000 है, तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 113 देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। तो गलत कथन देखते हैं इसमें, वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है। ये जो है आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है, जो भी असंगठित श्रमिक थे, वृद्धावस्था सुरक्षा और जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपको शुरू किया गया था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, जुलाई 2009-19 में इस योजना के लिए 30 लाख से अधिक लोगों ने सदस्यता ली थी, तो ये क्या है आपको सही है। प्रत्येक ग्राहक को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, ये प्राकृतिक में स्वैच्छिक है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ही क्या है आपको सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा साधन नहीं है। वित्तीय सहायता, बीमा, आयकर रिटर्न, भत्ता। वित्तीय अगर सहायता दिया जाता है तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आ जाएगा, बीमा भी आ जाएगा, भत्ते भी। आयकर रिटर्न यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। आम आदमी जो है बीमा योजना की नोडल एजेंसी क्या है। यहाँ पे ईपीएफओ है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी है आम आदमी का बीमा योजना के लिए नोडल एजेंसी। 116 देखिए, विलियम जो है वेबरिज ने अपनी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना में निम्नलिखित में से कौन से आकस्मिकताओं की जो है सही पहचान की है। इनके द्वारा जो है, ये विलियम जो बेवरिज क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे, ये उदार हृदय का अर्थशास्त्री थे, इनको उदार अर्थशास्त्री हम लोग बोल सकते हैं। ये एक रिपोर्ट जारी किए थे 1942 में, ठीक है। 1942 में एक सामाजिक बीमा जो है सरकार रिपोर्ट जारी किए थे, और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम में एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण पर आधारित था ये, और इसमें ये 5 सेटों को संबोधित किए थे, और वो 5 सेट में आपका था चाह, रोग, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य, ठीक है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के लिए पात्र है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इससे संबंधित कौन है आपसे पूछा गया है। देखिए, पहला है 10 या अधिक व्यक्ति वाले सभी कारखाने और अन्य प्रतिष्ठान के लिए, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, सही है। एक व्यक्ति जिसका मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं हो, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यह एक अर्ध सरकारी संगठन है, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसमें पूछना है, बताना है कौन सही है। तो बिल्कुल पेंशन फंड अगर नियामक यानी पीएफआरडीए के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपको सही है, अर्ध सरकारी भी है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को नियंत्रित भी करता है, ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखे, मातृत्व लाभ अधिनियम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था, ठीक है, ये लागू हुआ था, ये तो सही है। भारत में अब दुनिया में तीसरा सबसे अधिक मातृत्व अवकाश है, ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। अगला देखिए, 20 से अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में आसान दूरी के भीतर क्रेज की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ये क्या है आपको गलत है। 50 से अधिक कर्मचारी वाले पे जो है कंडीशन लागू होता है, ठीक है, तो यही गलत हो गया, और बाकी जो है चौथा सही होगा। मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं के लिए घर से काम करने के लिए, बातचीत करने के लिए विकल्प पेश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 120, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण राशि प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री योजना में तरुण ऋण के अंतर्गत आता है। इस पे तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि 3 तरह का जो है आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बात किया गया था, 2015 में लेके आया गया था। एक था शिशु, एक था किशोर और एक था तरुण। शिशु में कितना था याद कर लेंगे, 50,000, ठीक है। इसके बाद किशोर हो गया, किशोर में जो है 50,000 से लेके और 5 लाख रुपए तक, और तरुण जो हो गया 5 लाख से लेके 10 लाख तक। पूछा है तरुण, तो यहाँ पे 50,000 से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख, ऑप्शन बी है।
इस तरह से हम लोग 120 क्वेश्चन फिनिश किए। ठीक है, लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मैं बोला हूँ, यदि आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चाहते हैं, वो एक लंबे क्लास का रिवीजन होगा। यानी मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में जो है एक सब्जेक्ट का रिवीजन आपका कर दिया जाए। ऐसा यदि आप चाहते हैं तो अधिक लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे करा दूंगा। चलिए, बाकी आपके लिए एक जो है मेरा एक ईमानदार प्रयास है, आप लोग जो है इसका जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।